हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल 15, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आइए इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन और बहुत ही इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो आर्टिकल 15 मीन्स प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। यहाँ पे आर्टिकल 15 बोलता क्या है? Article 15 provides that the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex और place of birth। तो यहाँ पे आप जो है एक बात बहुत ही ध्यान से सुनना। स्टेट यानी कि स्टेट कोई भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। ऑन विच ग्राउंड्स? दैट इज ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और अ प्लेस ऑफ बर्थ। यहाँ पे किसी भी पर्सन को ऐसा नहीं बोला जा सकता कि आप अगर यूपी में बॉर्न हुए हो तो आप महाराष्ट्र में आ नहीं सकते, यहाँ पे आप रह नहीं सकते, यहाँ पे आप जॉब नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी स्टेट आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, या फिर आपको कोई भी ऐसा बोल नहीं सकता कि आप वहाँ पे बॉर्न हुए हो तो आप यहाँ पे नहीं आ सकते। यहाँ पे स्टेट, स्पेसिफिकली स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। लेकिन इस पॉइंट पे यहाँ पे एक ओनली भी है। ओनली मीन्स यहाँ पे एक फैक्टर्स में आपके साथ डिस्क्रिमिनेट हो सकता है, और वो क्या है? यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन, द वर्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विथ रिगार्ड to or to distinguish unfavorably from others. The use of the words only connotes that discrimination on other ground is not prohibited. यानी कि यहाँ पे दो पर्सन है, एक बहुत ही टैलेंटेड है और एक थोड़ा कम टैलेंट है। तो वहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने जो टैलेंटेड पर्सन है उसको अगर सिलेक्ट किया किसी भी जॉब के लिए, तो यहाँ पे जो अनटैलेंटेड है या फिर जो कम टैलेंटेड है वो जाके गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं कर सकता कि आपने उसको क्यों सिलेक्ट किया और मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं आएगी। यहाँ पे जो टैलेंटेड है उसी को चूज़ किया जाएगा बाय गवर्नमेंट। तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन मीन्स व्हाट। अभी हम आर्टिकल 15 के सेकेंड प्रोविजन यानी कि सेकेंड पॉइंट में आते हैं। द सेकेंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 सेज दैट नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ with regard to access to the shop, public restaurant, hotels and place of public entertainment, or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort maintained wholly or partly by state funds or dedicated to the use of general public. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पब्लिक रेस्टोरेंट है, आप जा रहे हो तो कोई और अगर अलग रिलीजन या फिर कास्ट का पर्सन आता है तो वहाँ पे वो रेस्टोरेंट वाले रोक नहीं सकते कि नहीं आप ये कास्ट के हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप साउथ में चले जाओ, अगर कोई नॉर्थ का पर्सन आ रहा है वहाँ पे तो वहाँ के लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि नहीं आप यहाँ पे हमारे स्टेट में आप अलाउड नहीं हो, आप नहीं आ सकते। एक्सेस टू शॉप, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शॉप में जा रहे हो तो शॉपकीपर नहीं बोल सकता कि नहीं हम सिर्फ शॉप्स पे जो भी सामान है हम सिर्फ हमारे कम्युनिटी या फिर हम हमारे रिलीजन के पर्सन को ही सेल कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं बोल सकते, ना ही इस बेसिस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। स्टेट यानी स्टेट मीन्स यहाँ पे मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, यानी कि गवर्नमेंट। कोई भी ऐसे स्टेट में या फिर कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पब्लिक ऑफिसर, कोई भी जनरल पब्लिक किसी के साथ भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स एंड बाथिंग घाट्स, ये तो पब्लिक यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे सारे जनरल पब्लिक यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, जैसे कि कोई एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी ने अगर कोई वेल या फिर कोई पीने का पानी के लिए अगर फॉर एग्जांपल टैप या फिर कोई उन्होंने स्मॉल वाटर सेविंग जैसा टैंक्स वगैरह लिया, तो वहाँ पे कोई अगर जनरल पब्लिक आ रही है और वो उसे यूज़ कर रही है और वो सोसाइटी के लोग उसे मना कर रहे हैं,
तो उसमें जाके वो पर्सन ये नहीं बोल सकता कि नहीं आप मुझे रोक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस सोसाइटी ने खुद के लिए बनाए हैं। फॉर एग्जांपल पारसी कॉलोनी है, वहाँ पे जनरल पब्लिक जाके बोल नहीं सकती कि दिस इज़ द पब्लिक प्लेस। वहाँ पे क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि वो उनकी कम्युनिटी है, उन्होंने वहाँ पे बनाई है और वो पब्लिक प्लेस में नहीं आएगी। अगर उसी पारसी कॉलोनी में उन लोगों ने अपने लिए एक वेल बनाया तो आप बोल नहीं सकती वेल्स जो है वो तो पब्लिक के लिए आ जाएंगे, नहीं, वो उन्होंने अपने प्राइवेट के लिए ही बनाए हैं, यानी कि उनकी कम्युनिटी ने मिलके उनकी कम्युनिटी के लिए बनाए हैं। तो वहाँ पे कोई भी जनरल पब्लिक जाके बोल नहीं सकता कि ये वेल हम यूज़ कर सकते हैं हमारे पर्सनल यूज़ के लिए, नहीं। तो दिस प्रोविजन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, while the former provision prohibits discrimination only by the state। अभी हम थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। There are 3 exceptions to this general rule of the non-discrimination। यहाँ पे स्टेट जो है वो एक स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है, किसके लिए? वुमेन एंड चिल्ड्रन। The state is permitted to make any special provisions for women and children, for example reservation of seats for women in local bodies और provision of free education for children। यहाँ पे आपने देखा रहेगा तमिलनाडु में वहाँ की गवर्नमेंट ने 27% रिजर्वेशंस इन जॉब्स के लिए या फिर पुलिस ऑफिसर्स में आपने सुने होंगे कि वहाँ पे 27% उन्होंने रिजर्वेशन दिए थे फॉर वुमेन। एंड बहुत सारे स्टेट्स में आप देखोगे जहाँ पे वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बहुत सारे अलग अलग पॉलिसीज़ है, अलग अलग लॉस बनाए हैं यहाँ, जैसे कि फॉर सर्टन ईयर्स 12 ईयर्स तक के लिए वहाँ पे चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन कंपलसरी है, एजुकेशन फ्री है। वुमेन के लिए बहुत सारे रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब में दिए हैं कि उन्हें पहले प्रेफरेंस मिलेगी। इस पे कोई भी रूल्स है वो स्टेट बना सकती है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है, द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और फीस कंसेशन इन पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आप स्टेट को रोक नहीं सकते कि आप कोई भी उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस क्यों ला रहे जो कि सोशली बैकवर्ड क्लासेस है। फॉर एग्जांपल सिटीजन्स लाइक शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन में देखोगे SC एंड ST के लिए स्पेशल प्रोविजन है, यानी कि उनके लिए फ़ीस बहुत ही कम है या फिर ना ही है। उनके लिए रिजर्वेशन इन जॉब्स में स्टेट लाई है, स्टेट्स लेके आए हैं। उस पर आप बोल नहीं सकते कि ये हमारा वायलेशन हो रहा है आर्टिकल 15 के अंदर, कि आप तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, आपने उनके लिए रिजर्वेशन रखे हैं, उन्हें आप फ्री एजुकेशन दे रहे हो, तो ये नहीं आ सकती, ये एक्सेप्शन में है। और भी जो अदर ट्राइब्स रहेंगे, बहुत सारे अदर ट्राइब्स है जो कि इस शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आती है, तो उनके लिए पब्लिक फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए एक सीट्स रिजर्व रहती है। तो जनरल एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन में थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और द शेड्यूल्ड ट्राइब्स regarding their admission to the educational institution including private educational institution whether aided or unaided by the state except the minority educational institution। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या बोला गया है कि जो स्टेट है वो बोलते हैं सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए वहाँ शेड्यूल कास्ट और SC और ST के लिए एडमिशन एजुकेशन में ला सकती है, इवन फॉर द प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो एडेड हो या फिर अनएडेड हो। इसके पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ये क्यों अमेंडमेंट हुआ था, ताकि so as to enable the state to make any special provision for the advancement of the backward classes of citizen। यानी कि ये पॉइंट लाया ही गया था ताकि कि जो स्टेट है वो ऐसे प्रोविजंस ला सके किसमें जो भी बैकवर्ड है, यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स है,
उनके लिए एजुकेशन में, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, उनके लिए वहाँ पे सीट्स रिजर्व रख सके, चाहे वो एडेड हो या फिर अनएडेड हो। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। जस्ट अभी इंडिया को इंडिपेंडेंस, इसके पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो तभी भी ऐसे रिजर्वेशन लाए थे, लेकिन तभी सीट्स जो थी वो सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में थी, तो सीट्स जो थी बहुत ही कम थी सीट्स। इसलिए ये प्रोविज़न लाया गया ताकि कि सारे ही प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो एडेड हो या फिर अनएडेड हो, इसमें ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इनके लिए सीट्स रिजर्व रहती ही रहती है। यहाँ पे एक और क्लॉज है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4। यहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड, यानी कि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे गवर्नमेंट से कोई भी उनको सीट्स या फिर कोई भी फीस या फिर कोई भी कंसेशन मिल रही है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो उन सारे इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट ने सीट्स रिजर्व रखे हैं जो कि SC एंड ST के लिए है। अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, government can reserve seats or provide fees concession for the backward classes of citizen in state-run institution or institution receiving aid from the state। यानी कि state run, यानी कि जो कि fully government है। At present, the number of seats available in aided or state-maintained institution, particularly in respect of professional education, is limited in comparison to those in private unaided institution। यानी कि बहुत ही कम सीट्स रहते हैं जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्व रहते हैं। ये सारी जो चीज़ें आई थी, ये सारी जो अमेंडमेंट आई थी, ये आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 कब आया था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में। और ये तो डिपेंड करता है स्टेट पे कि वो कोई भी ऐसा लॉ पास करके लाए। अगर वो लॉ पास करके लाते हैं कि सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन रहेंगे, तो वो कंपलसरी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन रखने पड़ेंगे। तो अभी हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं, जो कि वापस से 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005 कभी पास हुआ था? फॉर द आर्टिकल 15। सो इस अमेंडमेंट में क्या बोली गई थी कि इस आर्टिकल में ये रेजोल्यूशन पास हुआ था कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन ला सकती है गवर्नमेंट। द लास्ट प्रोविजन वाज एडेड बाय द 93rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। In order to give effect to this provision, the Center enacted the Central Educational Institution Reservation and Admission Act 2006, providing a quota of 27% for the candidates belonging to the other backward classes, OBCs, in all the central higher educational institutions, including the Indian Institute of Technologies, IITs, and the Indian Institute of Management, IIMs, in April 2008. The Supreme Court upheld the validity of both the Amendment Act and the OBC Quota Act, but the court directed the central government to exclude the creamy layer advanced section among the OBC while implementing the law। 91st अमेंडमेंट में क्या पास हुआ था कि स्टेट के द्वारा जिसे भी कोई भी हेल्प मिल रही है तो उसमें रिजर्वेशन रख सकते हैं। बट 93rd अमेंडमेंट एक्ट में ये पास हुआ था कि रिजर्वेशन कंपलसरी है फॉर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही। लेकिन 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो क्रीमी लेयर के कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से पर्सन क्रीमी लेयर के कैटेगरी में आते हैं, वो गवर्नमेंट को पूरा डिटेल में उसके बारे में लॉ बनाना पड़ेगा कि कौन से OBCs, SC, ST या फिर कौन से पर्सन या फिर कौन से सिटीजन्स आते हैं क्रीमी लेयर की कैटेगरी में। यहाँ पे मैं आपको दो बातें और एक्सप्लेन करना चाहूँगी। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 29 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या बोलता है? नो सिटीजन शाल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन maintained by the state or receiving aid out of the state funds on the grounds only of religion, race, caste, language or any of them। ये मैं क्यों आपको इस
सेक्शन में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। और यहाँ पे आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 एंड जी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे क्या बोलता है सब क्लॉज जी? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। ये दोनों आर्टिकल्स में क्या बोला है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रोफेशन हो गया, ये हो गया। इस आर्टिकल में क्लियरली बोला है 29(1) में कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इसको इनवैलिड करने के लिए आर्टिकल 15 में सब क्लॉज 5 ऐड ऑन किया। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोल रहे हैं कि नहीं, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो ये आर्टिकल को लेके बहुत सारे लोग कोर्ट में चले जाएंगे कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसीलिए ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 लाया गया। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 क्या बोलता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लॉज जी of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educational backward classes of citizen or for the scheduled caste or the scheduled tribes in so far as such special provisions relate to their admission to educational institution, including private educational institution, whether aided or unaided by the state, other than the minority educational institution referred to in the clause 1 of the article 13 inserted by the Constitution 93rd Amendment Act of 2005। तो यहाँ पे आर्टिकल 19 सब क्लॉज टी जो है वो इनइफेक्टिव हो जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो स्टेट रिजर्व्ड इंस्टीट्यूशन और इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो एडेड हो या फिर अनएडेड हो, अदर देन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को छोड़ के बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस में वो रिजर्वेशन ला सकती है। इवन फॉर द EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यहाँ पे EWS जो लोग गरीब है, जो कि अपर कास्ट में आते हैं, उनको यहाँ पे 10% रिजर्वेशन दिया गया है। जो कि अभी की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने ये EWS अभी जस्ट ऐड ऑन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि एक्चुअली में जो अपर कास्ट में आते हैं लोग, उनके लिए ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लाया गया है। और इस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो 10% का कोटा दिया गया है, इसमें ना तो OBC, ना ही SC, ना ही ST, ये तीनों कोई भी एलिजिबल है ही नहीं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटे में। तो जिनके पास इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का बेनिफिट के लिए OBC कोटा का बेनिफिट है, SC कोटा का बेनिफिट है, ST कोटा का बेनिफिट है, वो लोग एलिजिबल नहीं है फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा के लिए। OBC, SC, ST के अलावा बाहर बचते हैं जनरल कैटेगरी, उस जनरल कैटेगरी में आते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए ये 10% रिजर्वेशन लाए गए हैं। तो ये जो 10% का बेनिफिट है रिजर्वेशन, वो अभी बाकी सारों से एकदम अलग है। ये जो OBC है उनके लिए 27% का रिजर्वेशन है, 15% का रिजर्वेशन चल रहा है आपको SC के लिए, 7% का रिजर्वेशन चल रहा है ST के लिए। तो यहाँ पे टोटल 49% का रिजर्वेशन चल रहा है और 10% का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। तो आप समझ जाइए टोटल 59% का रिजर्वेशन चल रहा है। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में अगर हमारा देश और ज़्यादा फुल्ली डेवलप हो गया रहेगा, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तब आई थिंक फ्यूचर में ऐसा कोई कोटास नहीं रहेंगे, ये रिजर्वेशंस हमारे सोसाइटी से हटा दिए जाए इन फ्यूचर। यहाँ पे सेंटर ने एक रिजर्वेशन एक्ट पास किया। कौन सा? मैंने अभी ही आपको थोड़ी देर पहले ऊपर के पॉइंट में एक्सप्लेन किया। सेंटर एनैक्टेड द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006, providing a quota of 27% for the candidate belonging to OBC। यहाँ पे बोला गया कि अदर बैकवर्ड क्लासेस लोगों को 27% का कोटा रिजर्वेशन दिया जाएगा। कहाँ कहाँ पे? जैसे IIT हो गया, IIM हो गया,
ये केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला गवर्नमेंट को कि आपने जो भी अमेंडमेंट लाए उसे हम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ओबीसी कोटा में 27% लोगों को आपने रखे, जो एडवांस सेक्शन है यानी कि जो अमीर है, जो कि अमीर है, तो उनको आप इस ओबीसी सेक्शन से हटा दीजिए। जिन्हें एक्चुअली में ज़रूरत है कोटे की, उन्हें आप इस ओबीसी सेक्शन में लाइए। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला था, क्रीमी लेयर। यहाँ पे क्रीमी लेयर सेक्शन में द चिल्ड्रन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि उनके बच्चे क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे और उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, पर्सन होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इन सारे लोगों के बच्चों को ये कोटास में रिजर्वेशन नहीं मिलेंगे। और सेकेंड पॉइंट, फॉर एग्जांपल आपने कोई ग्रुप ए क्लास 1 और ग्रुप बी क्लास ऑफिसर या फिर ऑल इंडिया रैंक पे सेंट्रल में या फिर कोई स्टेट सर्विस में आपने एग्ज़ाम क्लियर किया और आप एम्प्लॉय हो, वहाँ के अच्छे पोजीशन पे आप होल्ड कर रहे हो, तो उन लोगों के बच्चे को भी इस कोटा में नहीं रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ए क्लास 1, ग्रुप बी क्लास 2 ऑफिसर्स ऑफ द ऑल इंडिया central and state services and employees holding equivalent post in public service banks, insurance organization, universities etc. and also in a private employment। तो उन लोगों के बच्चों को भी इस कोटा में बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई एसएससी सर्विस निकाल लेते हैं और उसमें आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी, तो उनके बच्चों को भी इस कोटा में नहीं रखा जाएगा, उन्हें भी ये बेनिफिट नहीं मिलेगी। अगर आप कोई रैंक कर्नल के रैंक पे हो, आर्मी नेवी किसी में भी हो, तो उसमें भी उस रैंक के लोगों के बच्चों को भी इस कोटा की बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे कि आप प्रोफेशनल हो, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, कोई आर्टिस्ट, ऑथर्स या फिर कंसल्टेंट्स हो, तो उनके बच्चों को भी नहीं मिलेगा इस कोटा में रिजर्वेशन। पर्सन who are engaged in trade, business and industries, उनके बच्चों को भी इस कोटा में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड है, चाहे वो अर्बन एरिया में हो या फिर रूरल एरिया में हो, तो उनके बच्चों को भी इस कोटा में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, पर्सन हैविंग ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ मोर देन 8 लाख, यानी कि आपकी एनुअल इनकम मोर देन 8 लाख है, तो उनके बच्चों को भी इस कोटा में रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। ये जो 8 लाख का क्राइटेरिया है, ये 2017 में लाई गई थी और यहाँ पे 1993 में क्रीमी लेयर की कैटेगरी लाई थी, तो वहाँ पे तभी लिमिट थी 1 लाख। तो आप बोलोगे कि अभी तो मैंने आपको 2017 में 8 लाख बोला, लेकिन जब ये एक्ट ही 2006 में लाई गई थी, तो 1993 में इसको इंट्रोड्यूस करने का क्या। तो यहाँ पे जो क्रीमी लेयर कैटेगरी लाई थी वो इंट्रोड्यूस हुआ था बाय सत्यनाथम कमिटी। यहाँ पे सत्यनाथम कमीशन में क्या इंट्रोड्यूस हुआ था कि जो एक पोस्ट से ज़्यादा जो पर्सन अर्न कर रहा है, तो उस पर्सन को इस कैटेगरी में ना रखा जाए कि उसे उस रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले। यानी कि जो पर्सन बहुत ही एक अच्छे पोस्ट पे है और उसे एक अच्छी लिमिट से ज़्यादा उन्हें इनकम मिल रही है, तो उन्हें इन सारे कोटास में रिजर्वेशन के लिए ना रखा जाए। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1993 में। तो ये जो क्रीमी लेयर की जो कैटेगरी आई थी, तो ये 1993 में 1 लाख की थी। फिर 2004 में 2.5 लाख से 4.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख टू 4.5 लाख, ये कब हुई, 2004 में। 2008 आते आते इसे 6 लाख कर दिया। 2030 आते आते इसे अभी 2017 में इसे 8 लाख कर दिया। तो ये सब हो गया क्रीमी लेयर की कैटेगरी के लिए। अगर आप इससे ज़्यादा आप अर्न कर रहे हो, तो आपको ओबीसी कैटेगरी की रिजर्वेशन कोटा की कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगी। वापस आर्टिकल 15 में अमेंडमेंट हुआ। कौन सा अमेंडमेंट था वो, 103rd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि लाया गया फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो इस एक्ट में क्या बोला गया कि यहाँ पे आपकी फैमिली की पूरे फैमिली की इनकम अगर 8 लाख से कम है,
तो आप इस कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो। यहाँ पे फैमिली इनकम की बात कर रही हूँ। और ओबीसी कोटा में वहाँ पे पर्सन की इनकम के बारे में बताई गई है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई भी 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा कि आपके पास 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा कि आपके पास घर है, तो भी आप इस कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो। या फिर आपकी किसी म्यूनसिपैलिटी या फिर कोई आपके पास शॉप है जो कि 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा है, तो भी आप इस कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये सारे क्राइटेरिया लाए गए थे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए थ्रू 103 अमेंडमेंट एक्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया रहेगा, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।